ऑडियो बुक वाङ्मय 22 चेतन, अचेतन एवं सुपर चेतन मन। चैप्टर 3 पार्ट 53 चेतना क्षेत्र में विज्ञान का प्रवेश हो। विज्ञान भौतिक जगत की एक महान शक्ति है। प्रकृति के भंडार में असीम प्रयोजनों में काम आने वाली अगणित क्षमताएं भरी पड़ी हैं। उनमें से क्रमशः प्रयत्न पूर्वक मनुष्य के हाथों में कितनी ही सामर्थ्य लगती गई हैं। एक के बाद एक खोज करते हुए उसने सुख समृद्धि के अनेकों सुविधा साधन जुटा लिए हैं। विज्ञान ने मनुष्य के हाथों असीम सामर्थ्य प्रदान की है। इस आधार पर वह संपन्न भी हुआ है और बुद्धि बल बढ़ाता प्रगति पथ पर निरंतर आगे बढ़ा है। यह प्रकृति के रहस्य को खोजते जाने और उसके ज्ञान के सहारे उपयोगी उपकरण बनाते जाने का ही प्रतिफल है। परंतु संसार में पदार्थ क्षेत्र ही सब कुछ नहीं है। उसके समतुल्य एवं अधिक महत्वपूर्ण चेतना क्षेत्र भी हैं। विज्ञान को मात्र भौतिक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं होना चाहिए। उसे चेतना क्षेत्र में भी प्रवेश करना चाहिए और व्यक्तित्व निखारने वाले कामों में भी हाथ डालना चाहिए। यह काम अध्यात्म विज्ञानियों का है। मनुष्य को अन्य प्राणियों की तुलना में स्वास्थ्य, बुद्धि, प्रतिभा, कला कौशल, व्यवहार, संयम आदि की दृष्टि से अधिकाधिक समुन्नत और सुसंस्कृत बनाना अध्यात्म क्षेत्र के विज्ञानियों, प्रज्ञावान मनीषियों, योगी, तपस्वियों का काम है। उनका कार्य क्षेत्र भौतिक विज्ञान से भी कहीं अधिक बढ़ा चढ़ा और अधिक उपयोगी है। पदार्थ विज्ञान सुविधा विनिर्मित कर रहा है। उन साधनों का उपयोग जिसे करना है, उस मनुष्य का दृष्टिकोण परिष्कृत करना असामान्य काम है। उसने अनेकों कुटेवें अपना ली हैं और ऐसे क्रियाकलाप अपना लिए हैं जो मात्र व्यक्ति के लिए ही नहीं, समूचे समाज के लिए हानिकारक हैं। ढेरों प्रवृत्तियां ऐसी हैं जिनसे पीछा छूटना और छुड़ाया जाना चाहिए। ढेरों सत प्रवृत्तियां ऐसी हैं जिन्हें अभी अपनाया नहीं गया, अन्यथा सामान्य परिस्थितियों में रहने वाले व्यक्ति भी महामानव स्तर का बन सकता था। इस संदर्भ में प्रयोग करना और उपलब्धियों से जनसाधारण को अवगत कराना यह आत्मवेताओं का, मनीषियों का काम है। मनुष्य का शरीर और मस्तिष्क बहुमूल्य यंत्र हैं। उसके अंतराल में प्रकृति की पदार्थ परक और पर ब्रह्म की चेतना परक
विभूतियां समाविष्ट हैं। वे बीज रूप में प्रसुप्त स्थिति में रहती हैं। उन्हें अंकुरित और पल्लवित किया जा सके तो नर के भीतर सोया हुआ नारायण जगाया जा सकता है और पुरुष को पुरुषोत्तम की झांकी करने को मिल सकती है। इस स्तर के प्रयत्नों को योगाभ्यास एवं तपश्चर्या कहते हैं। साधना भी इसी को कहा जाता है। पुरातन काल के तत्वदर्शी अपनी काया में सन्निहित उन सूक्ष्म केंद्रों को समझते थे, साथ ही उन्हें प्रखर बनाने की विद्या का प्रयोग करके न केवल अपने को असामान्य बनाते थे वरन अन्यों को भी इस कौशल से लाभान्वित करते थे। यह गुह्य विद्या है, तो भी हैं यह यथार्थ और प्रचंड। जिनमें श्रद्धा हो वे अनुभवी प्रवीण पारंगतों के मार्गदर्शन में यह प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं और अभ्यास की परिणतियों से लाभान्वित हो सकते हैं। पिंड में ब्रह्मांड का समग्र ढांचा विद्यमान है। बीज में समग्र वृक्ष और शुक्राणु में परिपूर्ण मनुष्य रहता है। इसी प्रकार पिंड में ब्रह्मांड है। मनुष्य में देवत्व का उदय करने के लिए उसे प्रसुप्त को जागृति में बदलना होगा। यह योगाभ्यास का विषय है। इसे चेतना परक विज्ञान क्षेत्र ही समझना चाहिए। पिछले दिनों यह क्षेत्र पाखंडियों के हाथों रहा है। अब उसे मनस्वी, तेजस्वी और तपस्वी हाथ में लें तो विज्ञान के अधूरेपन की भी पूर्ति हो चले और उस प्रगति से ऐसा लाभ मिले जो भौतिक विज्ञान से भी उपलब्ध नहीं हुआ है। इन दिनों ब्रेन वॉशिंग के नाम से किए जाने वाले प्रयोग की महती आवश्यकता है। इस क्षेत्र में भौतिक विज्ञानियों ने भी यत किंचित प्रयोग किया है और विरोधियों को समर्थक बनाने में आंशिक सफलता पाई है। उनकी कल्पना है कि सशक्तों द्वारा दुर्बलों के मनों पर आधिपत्य करने के उपरांत पालतू पशुओं जैसा इच्छानुवर्ती होने के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है। उनके प्रयोग सफल हुए तो समर्थ नफे में रहेंगे, किंतु मनुष्य का स्वतंत्र चिंतन और आत्मबल समाप्त हो जाएगा। अस्तु, यह क्षेत्र विशुद्ध रूप से अध्यात्मवादियों का है। उन्हें लोक कल्याण की दृष्टि से उत्कृष्ट चिंतन और आदर्श कर्तृत्व अपनाने के लिए जन साधारण को प्रशिक्षित करना चाहिए। ब्रेन वॉशिंग उन्हीं का काम है। इसे हाथ में लेकर वे मनुष्य जाति की महत्ती सेवा साधना कर सकते हैं। विज्ञान ने पंच भौतिक मानवीय काया के हृदय, फुफ्फुस आदि अवयवों और रक्त, मांस, अस्थि आदि घटकों का स्वरूप और क्रियाकलाप समझ लिया है। शैल्य क्रिया क्षेत्र में उसने श्रेय भी प्राप्त किया है। मस्तिष्कीय घटकों
व रासायन स्त्राव के स्थान एवं क्रियाकलाप समझकर इलेक्ट्रोडों द्वारा उस क्षेत्र को वशवर्ती बनाया जा सकता है। वस्तुतः मनः क्षेत्र चेतना से जुड़ता है और इसे संभालने की जिम्मेदारी तत्वज्ञानियों अध्यात्मवादियों पर आती है, पर उनने गहराई में उतरना छोड़ दिया है। वे पाखंड के सहारे अपनी गाड़ी चला रहे हैं। यह जादू का खेल तभी तक चल सकता है जब तक भारत में अंधश्रद्धा वाले अनगढ़ भावुक भक्त जनों का अस्तित्व बना रहेगा। भौतिक विज्ञानियों ने जब अध्यात्म क्षेत्र का मोर्चा खाली देखा तो उसमें भी अपनी टांग अड़ानी प्रारंभ कर दी और प्रसन्नता की बात है कि कुछ न कुछ सफलता प्राप्त कर ली है। मैस्मेरिज्म, हिप्नोटिज्म का सिद्धांत बहुत दिन पहले ही हाथ लग गया था। अब मेटाफिजिक्स, साइकोसाइबरनेटिक्स एक मान्यता प्राप्त विज्ञान की शाखा है। दूरदर्शन, दूरवार्ता, भविष्य कथन, मन को पढ़ना आदि, इसमें कई नई धाराएं सम्मिलित हो गई हैं। परामनोविज्ञान ने मरणोत्तर जीवन, अतीन्द्रिय क्षमता आदि पर नया प्रकाश डाला है। फिर भी संदेह इस बात का है, वे अध्यात्म के आत्मा परक अंतःकरण से संबंधित पक्षों पर अधिक सफलता न प्राप्त कर सकेंगे, क्योंकि उसके लिए चारित्रिक पवित्रता की विशेष रूप से आवश्यकता होती है, जबकि पाश्चात्य वैज्ञानी इस संदर्भ में काफी पिछड़े हुए होते हैं। जिन रहस्यों पर अधिक प्रकाश पड़ने की आवश्यकता है, उनमें मानवीय विद्युत, मस्तिष्कीय घटकों के कंपन, अंतःस्त्रावी ग्रंथियां और उनसे निकलने वाले स्त्रावों पर नियंत्रण करने की पद्धति मानवीय चेतना को समुन्नत करने की दृष्टि से अत्यधिक आवश्यक हैं। हार्मोनों पर नियंत्रण की तरह ही गुण सूत्रों को इच्छानुरूप प्रवाह दे सकने की बात भी असामान्य है। शरीर में संव्याप्त रासायनिक पदार्थों में हेराफेरी की बात भी है। जीव कोशों और ज्ञान तंतुओं की सूक्ष्म संरचना को प्रभावित करना, मस्तिष्क की विभिन्न कोशिकाओं के प्रवाह में परिवर्तन करना, वह तथ्य है जिसके ऊपर आध्यात्मिक रिद्धि सिद्धियों का आधार है। अगर मनुष्य को हर दृष्टि से समुन्नत स्तर का बनाना है, उसमें देवत्व का अभ्युदय करना है, तो इन रहस्यों का समझना ही नहीं, वशवर्ती भी करना आवश्यक है। यह कार्य भौतिक यंत्रों, उपकरणों एवं क्रियाकलापों से संभव नहीं। इसके लिए अध्यात्म क्षेत्र पर अधिकार रख सकने वाले पवित्रता एवं प्रखरता संपन्न लोगों की कार्य क्षमता एवं विशिष्ट योग्यता की आवश्यकता पड़ेगी।
भौतिक उपलब्धियों के समान ही यदि आत्मविज्ञान अंतः क्षेत्र की विभूतियों को करतलगत कर सकें तो ही समझना चाहिए कि समग्र विज्ञान में प्रवेश पाना संभव हुआ। मात्र पदार्थों पर अधिकार करना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जिनके बिना मानवीय विशिष्टता अवरुद्ध बनी रहे। बिना सुविधा साधनों के भी काम चल सकता है। आत्मवेता तो विशेष रूप से कम साधनों से काम चलाते हुए यह सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं कि यह अब इतना आवश्यक नहीं कि इनके बिना व्यक्तित्व को उत्कृष्ट स्तर का न बनाया जा सके और सच्चे अर्थों में विभूतिवान न बना जा सके। भौतिक साधनों की प्राचीन काल में कमी थी, इतनी बहुलता न थी जितनी इन दिनों है, तो भी मनुष्य आत्म बल के सहारे सुखी भी रहते थे और समुन्नत एवं सुसंस्कृत भी। इसके विपरीत इन दिनों जिनके पास साधनों की बहुलता है वे भी बहिरंग एवं अंतरंग क्षेत्रों में विपन्न उद्विग्न माने जाते हैं। मनुष्य व्यक्तिगत जीवन में उल्लसित विकसित रहें तथा आनंद से परिपूर्ण दिखाई पड़े तो समझना चाहिए कि उभय पक्षीय उपलब्धियां हस्तगत करके वह सच्चे अर्थों में अपनी गरिमा उपलब्ध कर सका। ऐसे व्यक्तित्वों को जितनी बहुलता होगी उतना ही वातावरण सुख शांति से भरा पूरा होगा और स्वल्प साधनों में भी प्रगति एवं समृद्धि की परिस्थितियों का अनुभव होगा। ऋषियों ने इतने उच्च स्तर की विभूतियां उपलब्ध की थीं जिन पर आज तो सहसा विश्वास करना कठिन होता है। समुच्चय मानव समाज को आगे बढ़ाने एवं ऊंचा उठाने की क्षमता जिस प्रवाह एवं वातावरण में है उसकी उपलब्धि आत्मविज्ञान की प्रगति से ही संभव हो सकती है। पार्ट 53 समाप्त।